एपिसोड 702। पहले शैतान की मौजूदगी का यकीन होना चाहिए, तब इंसान हमेशा मोहतात रहता है। अभी हम आजमाइश के लिए ये करते हैं कि मैं तुम्हें वो राज की बात नहीं बताऊंगी। सांस के बाद तुम्हारे अंदर उस राज के मुताल्लिक सवाल पैदा हो तो तुम जवाब में सोचना कि ये सोसाना अजीब बात कह रही है। दूसरी बार सवाल पैदा हो तो जवाब में सोचना कि वो सिर्फ अजीब बात नहीं बल्कि अजीब वो गरीब बातें बता रही है जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। जिब्रील ने कहा, तुम चाहती हो जब मेरे दिमाग में सवाल पैदा हो मैं किसी ना किसी तरह टालता रहूं? हाँ, यूं बार बार एक सवाल का पूछने का मतलब होगा कोई अंधे कुएं का राज मालूम करने के लिए बेचैन है। वो सांस लेकर एक रिसाला खोलते हुए तस्वीर देखने लगा। मॉर्टन रसल तैयारे में बैठे हुए आला कार के जरिए उन्हें देख रहा था। जब वो जिब्रील के दिमाग में था तो वो सांस ले रहा था। उसने दिमाग में सोच पैदा की, अंधा कुआं आखिर क्या बला है? जिब्रील ने जवाबन सोचा, पता नहीं क्या बला है, ये सोसाना अजीब बात कह रही है। सवाल पैदा हुआ, भला अजीब बात क्या है? वो सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि अजीब व गरीब बता रही है। आखिर क्या बता रही है? वो बेजारी से जवाबन सोचने लगा। एक तो सोसाना ने वहां का राज बताकर मुझे चकरा दिया है। दूसरा, ये अंदर कुएं वाली बात बार बार दिमाग में पैदा करके मेरा सर और दुखा रही है। फिर सोच पैदा हुई, मैं खुलकर अंधे कुएं के मुताल्लिक सोचूंगा तो वो राज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जिब्रील ने रिसाला बंद करके सोसाना से कहा, तुम्हारी तदबीर कामयाब रही है। मेरे दिमाग में उस कुएं के मुताल्लिक बार बार सवालात पैदा हो रहे हैं। ये भेद खुल गया है कि सुपरमास्टर ने किसी शैतान को मेरे अंदर छुपा कर रखा है जिसे मैं सांस रोक कर ही भगा सकता हूं। उसने सांस रोकी। मॉर्टन रसल भागता हुआ नायब सुपरमास्टर के पास पहुंच गया। फिर कहने लगा, जिब्रील को यकीन हो गया है कि तुम्हारी तरफ से ख्यालखानी करने वाला उसके अंदर छुपा रहता है। अब वो आपे से बाहर हो गया, बागी हो जाएगा। पारस उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सुपरमास्टर कंप्यूटर के जरिए अपने नायब को हिदायत देता था कि अपने टेलीपैथी जानने वालों के मसाइल किस तरह हल किए जाने चाहिए। उसने कंप्यूटर के जरिए सवाल किया, क्या वो तैयारा परवाज कर रहा है? जी हाँ, परवाज कर रहा है। क्या वहां तेजाब लाया गया है? जी नहीं, हमें ऐसी सिचुएशन की तवक्को नहीं थी। क्या बदतरीन सिचुएशन या बुरे हालात इत्तलात देकर आते हैं? क्या तुम मोटी अकल से भी नहीं सोच सकते थे कि दोनों रोबोट्स को तेजाब के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकता है और उन्हें फना भी किया जा सकता है? लिहाजा तेजाब थोड़ी सी मिकदार में हमेशा अपने आला कार के पास रखना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं जिब्रील को पारस के हाथों में नहीं जाने दूंगा। तुम मौजूदा हालात में पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा सकते हो, तैयारे को अगवा करके किसी दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, लेकिन इन इक़दामात से क्या हासिल होगा? मैं दोनों रोबोट्स को पारस से दूर ले जाऊंगा। तुम लोग हर पहलू पर तवज्जो नहीं देते हो। मुझे अफसोस है कि मेरे टेलीपैथी जानने वाले रसवंती की अकल रखते हैं। वो भी टेलीपैथी जानते हुए अकल से काम लेना नहीं जानती। क्या तुमने ये मालूम किया है कि चंद घंटे पहले सोसाना को अंधे कुएं से निकालने वाला पारस कहाँ छुप गया है? सुपरमास्टर, ये तुम्हारे सुराख रसानों का फर्ज है कि वो हमारे एक एक दुश्मन पर नजर रखें और उनके मुताल्लिक बर वक्त मालूमात हमें पहुंचाते रहें। चूंकि तुम्हारे किसी जासूस ने मुझे पारस के मुताल्लिक कोई इत्तला फराम नहीं की, इसलिए मैं यही समझूंगा कि जासूस पारस से कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं, या पारस हमारे दोनों रोबोट्स के साथ नहीं है, और अगर है तो ये तुम्हारे सुराख रसानों की फर्ज नाशनासी है। कुछ अपने तौर पर भी मालूमात हासिल की जाती हैं और ये समझा जा सकता है कि जो चालाक दुश्मन नजर नहीं आ रहा है वो किसी रूप में छुपा हुआ है और बहुत मुमकिन है कि वो उस तैयारे में मौजूद हो। जी हाँ, बहुत मुमकिन है। फिर तैयारे को अगवा करके जहां भी ले जाओगे पारस वहां मौजूद रहेगा। मैं तैयारे को किसी जजीरे में पहुंचाकर उससे निमट लूंगा। हम पारस और अली तैमूर को एक जजीरे में घेर कर बहुत जबरदस्त नुकसान उठा चुके हैं। मैं पिछले नुकसानात और तल्ख तजुर्बात को भूल नहीं सकता। पिछली बार पारस और अली तैमूर हमारे खास जजीरे में थे। उस जजीरे की तबाही हमें नुकसान पहुंचाने वाली थी, लेकिन मैं उस तैयारे को किसी और जजीरे में उतारूंगा। यूं तो तैयारे को परवास के दौरान ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन जिब्रील अभी खुलकर हमारा मुखालिफ नहीं हुआ है और न ही उसने हमारे खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। लिहाजा उसे हमारा वफादार बनकर रहने का एक मौका देना चाहिए। पारस और सोसाना को ख़त्म करने की कोशिश करो। उसने नायब से राब्ता ख़त्म किया। फिर तैयारे में एयर होस्टेस के पास आ गया। उसने पहले ही अपने अलाकार के जरिए एयर होस्टेस की आवाज़ सुन ली थी। वो बेचारी एक मुसाफिर के लिए फलों का जूस लेकर जा रही थी। मॉर्टन रसल उसे चलाता हुआ पायलट केबिन में ले गया। वो पायलट के पास आकर कहने लगी, ये लो जूस।
पायलट ने हैरानी से कहा, मैंने जूस की फरमाइश नहीं की थी, फिर मुझे क्यों दे रही हो? उसने होस्टेस के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो चौंक कर पायलट और एक स्टीवर्ड को देखते हुए कहने लगी, मैं यहां कैसे आ गई? पायलट और स्टीवर्ड हंसने लगे। वो जल्दी से पलट कर केबिन से बाहर चली गई। स्टीवर्ड ने कहा, अभी नई है, आज पहली बार हॉस्टेस के फराइज अंजाम दे रही है, इसलिए कुछ बदहवास है। बदहवासी में और ज्यादा हसीन लग रही है। वो जहर भी दे तो मुझे पी लेना चाहिए। मैंने जूस वापस करके गलती की। मार्टन रसल उसके दिमाग में पहुंच गया था। उस पर पूरी तरह कब्जा जमाकर परवाज का रुख बदल रहा था। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर ने बताया कि वो ऑफ द रूट जा रहा है, उसे अपने रूट पर वापस आना चाहिए। मार्टन रसल ने पायलट को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने नहीं दिया, लेकिन को पायलट देख चुका था और पायलट से कह रहा था, जॉन मिलर, ये तुमने तैयारे का रुख क्यों बदल दिया है? उसने को पायलट से कहा, आराम से बैठे रहो, मैं तुमसे ज्यादा परवाज के रूट को समझता हूं, लेकिन कंप्यूटर तुम्हें गलत कह रहा है, तुम्हें सही रूट पर आने की हिदायत कर रहा है। मैं अभी सही रूट पर आ जाऊंगा, तुम केबिन से बाहर जाओ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम फौरन परवाज का रुख बदलो या ये सीट छोड़ दो, मैं इसे पेरिस की तरफ ले जाऊंगा। उसने पायलट का बाजू पकड़कर उसे उठाना चाहा। मार्टिन रसल उसे छोड़कर पायलट के दिमाग में आ गया। उधर दिमागी तौर पर हाजिर होते हुए पायलट ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे क्या हो गया था? मैं कहीं गुम हो गया था। ये तैयारा, ये केबिन और तुम सब मुझे नजर नहीं आ रहे थे। स्टीवर्ड ने उसे सहारा देकर दूसरी सीट पर बिठाते हुए कहा, तुम परवास के दौरान कभी ज्यादा नहीं पीते हो, क्या आज ज्यादा पी ली है? को पायलट ने अपने साथी पायलट की जगह संभाल ली थी। उसने सीट पर आते ही कंप्यूटर को ऑफ कर दिया था। स्टीवर्ड ने कहा, तुमने इसे ऑफ क्यों कर दिया? ऑन करो, हमें रूट का पता चलना चाहिए। उसको पायलट ने बिल्कुल पायलट की तरह जवाब दिया, आराम से बैठे रहो, मैं तुमसे ज्यादा परवास के रूट को समझता हूं। उधर जिस पायलट का दिमाग आजाद हुआ था, वो एक हाथ से सर थाम कर कह रहा था, ओ माय गॉड, अब समझ में आ रहा है, किसी टेलीपैथी जानने वाले ने मेरे दिमाग में आकर परवास की समत बदल डाली है। स्टीवर्ट ने कहा, बेशक, अब वो ख्याल खानी करने वाला इस को पायलट के दिमाग में होगा। मार्टिन रसल ने को पायलट की जबान से कहा, तुम दोनों ठीक समझ रहे हो, ये तैयारा मेरी मर्जी के मुताबिक परवास करेगा। तुम में से किसी ने मेरी मुखालफत की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्टीवर्ट ने एक झटके से केबिन का दरवाजा खोलकर दूसरे स्टीवर्ट को मुखातिब करते हुए कहा, खतरा है, कोई ख्यालखानी करने वाला। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मार्टिन रसल ने दिमाग के अंदर जलजला पैदा किया। वो चीख मारकर फर्श पर से उछला और फिर आधा केबिन के दरवाजे से बाहर, आधा अंदर गिरकर तड़पने लगा। कितनी ही मुसाफिर औरतें सहम कर चीखने लगीं। मर्द उसके चीखने और गिरने की वजह मालूम करने के लिए अपनी सीटों से उठ गए। पॉरस ने स्टीवर्ट की अधूरी बात से समझ लिया था कि तैयारे में ख्यालखानी करने वाला मौजूद है और केबिन के अंदर खतरा बन गया है। वो फौरन अपनी जगह से उठकर तेजी से चलता हुआ सुसाना के पास आकर कहने लगा, कम ऑन, हरी अप, केबिन के अंदर से जहाज के अमले को बाहर करो, फिर किसी को अंदर न जाने देना। वो दोनों दौड़ते हुए केबिन के पास आए। पारस दरवाजे पर पड़े हुए स्टीवर्ट को खींचकर मुसाफिरों के दरमियान लाया। सुसाना ने अंदर पहुंचकर एक पायलट को गोद में उठाकर उसे केबिन के बाहर फेंक दिया। पारस ने को पायलट की गर्दन पीछे से दबोच ली। जब उसकी सांसें रुकने लगीं तो मार्टिन को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। चंद सेकंड्स के बाद ही पारस ने उसे एक तरफ हटाकर पायलट की सीट संभाल ली। सुसाना को पायलट के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींचती हुई बाहर ले आई। जिब्रील ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वो कहने लगी, तुम्हारा सुपर मास्टर हमें अगवा करना या तैयारे के साथ दफन कर देना चाहता है। अगर तुम उसकी वफादारी में आए हो तो मेरी लाश पर से गुजरकर केबिन में जाओगे और मेरी लाश पर से गुजरने के लिए तुम्हें पसीना आ जाएगा। सुसाना मेरी जान, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे दिमाग में कोई नहीं आएगा। मैं वक्फे वक्फे से सांस रोक रहा हूं। वो खुश होकर कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो जिब्रील, इसीलिए तो सुसाना तुम पर मरती है। देखो, सिर्फ सांस रोकने से काम नहीं चलेगा। दुश्मन पायलट केबिन में नाकाम होने के बाद दूसरे हथकंडे आजमाएगा। एक मुसाफिर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम लोगों ने पायलट वगैरह को यहां ला फेंका है? क्या तैयारे को अगवा करके कहीं ले जा रहे हो? जिब्रील ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, एक बार कहूंगा, मेरी बातों पर अमल ना किया गया तो दम बाहर कर दूंगा। एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला इस तैयारे को तबाह करना चाहता है। हम इसे हिफाजत से पेरिस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सब मेरी बातों पर यकीन कर लो। अगर यकीन नहीं करोगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शख्स खिड़की के नाकाबिले शिकस्त शीशे को घूंसे मारने लगा। उसके पास बैठे हुए मुसाफिर ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने पायलट के मुसाफिर के मुंह पर घूंसा जड़ दिया,
फिर वो उसी तरह खिड़की को तोड़ना चाहता था। जिब्रील ने उसे गर्दन से पकड़कर सीट पर से बुलंद किया और मुसाफिरों से कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला इसी तरह तुम में से हर एक के दिमाग पर कब्जा जमाएगा और तुमसे ऐसी हरकतें कराएगा जिससे तैयारे को नुकसान पहुंचे। इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हारे दिमाग में जब भी तैयारे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल पैदा हो, फौरन सांस रोक लो। चंद सेकंड्स के लिए ही सही। सांस रोकोगे तो वो शैतान तुम्हें आलायकार नहीं बना सकेगा। मर्टन रसल का खास आलायकार उस वक्त टॉयलेट में था। सब मशीन गन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रहा था। एयरपोर्ट में मुसाफिरों के सामान को बड़ी सख्ती से चेक किया जाता है। एक एक सामान एक्सरे मशीन के सामने से गुजार कर स्क्रीन पर देखा जाता है। कोई एक चाकू भी तैयारे में सफर के दौरान अपने पास नहीं रख सकता। वजह यह कि वो सब मशीन गन छुपा कर ले आया था। उसे तैयारे में पहुंचाने के लिए मार्टिन रसल ने उन अफसरों के दिमाग पर कब्जा जमाया था जो एक्सरे मशीन के जरिए या अलार्म इंडिकेटर के जरिए छुपी हुई चीजें बरामद कर लेते थे। उन अफसरान को ट्रैप करने के बाद मशीन गन को तैयारे में लाना कुछ मुश्किल ना था। वो आलायकार सब मशीन गन लेकर टॉयलेट से बाहर आ गया। फिर ललकारते हुए कहने लगा, जिब्रील और सोसाना, मेरी तरफ कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि जितनी देर में तुम मुझ तक पहुंचोगे उतनी देर में ये मशीन गन कम से कम 25 मुसाफिरों को मार गिराएगी। मैं 3 तक गिन रहा हूं। गिनती खत्म होने से पहले पायलट को उसकी सीट पर वापस भेज दो और अपने साथी को केबिन से बाहर बुला लो। उसने गिनती शुरू की। 1। सुसाना ने पलट कर पूछा, पारस हमें क्या करना चाहिए? उसने गिनती सुनाई। 2। पारस ने कहा, इनसे कहो पायलट यहां आ सकता है, मैं बाहर जा रहा हूं। मार्टिन रसल पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा कर केबिन में आ गया। फिर कहने लगा, तुम यकीनन पारस हो, बड़ा अच्छा हुलिया बना रखा है, चलो उठो। पारस ने उठते हुए कहा, मैं इस बेचारे पायलट को क्या कह सकता हूं, यह अपने इख्तियार में नहीं है और तुम टेलीपैथी के गुरूर में अपने इख्तियार से बाहर काम कर रहे हो। चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। पायलट हंसते हुए कहने लगा, आगे वो नहीं होगा जो कुछ तुम चाहते हो, बेशक आगे वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। वो केबिन से बाहर आ गया। सुसाना ने कहा, मेरे भाई बहुत अजीम हो तुम, मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। पारस ने कहा, अपने साथ तुम दोनों को भी मुसीबतों में डाल रहा हूं। जिब्रील उसके पास आया। फिर कहने लगा, मैं तुम्हारा जानी दुश्मन था, अब ऐसे वक्त जानी दोस्त बन रहा हूं जब हम सबकी जान पर बनी हुई है। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, जान पर खेलने वाले दोस्त हों तो जान जोखम में डालने का मजा आ जाता है। वैसे तुम्हारा निशाना कैसा है? जबरदस्त है, मगर ऐसे वक्त क्यों पूछ रहे हो जबकि हमारे पास छोटा सा पिस्तौल भी नहीं है? मैं जो हूं सीधा बुलेट की तरह लगता हूं, तुम मुझे उठाकर सीधा मशीन गन वाले के ऊपर फेंक दो। सुसाना ने कहा, क्या दिमाग चल गया है? अगर उसकी मशीन गन चल पड़ी तो? मशीन गन की गोलियां जिब्रील को लगेंगी, आजमा कर देख लो। जिब्रील ने कहा, तुम बहुत ही खतरनाक चालें सोचते हो, मैं तुम्हें दोस्त बनाते ही दुश्मनी नहीं करूंगा। उसकी बात खत्म होते ही पारस ने उसके मुंह पर एक जबरदस्त घूंसा चढ़ दिया। जिब्रील पीछे को टकमगाया। अभी वो हैरान था कि दूसरा और तीसरा घूंसा पड़ गया। मशीन गन वाले ने ललकार कर कहा, लड़ाई बंद करो वरना गोली मार दूंगा। पारस ने जिब्रील का गला दोनों हाथों से दबोचने के बहाने सरगोशी में कहा, तुम्हें सोसाना की कसम, अच्छा मौका है, मुझे उस पर फेंको। दूसरे ही लम्हे जिब्रील ने उसे दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद किया। कितनी ही औरतें चीखने लगीं। मशीन गन वाले ने आखिरी वार्निंग दी। वो यकीनन आखिरी वार्निंग के बाद मशीन गन का एक बर्स्ट मारना चाहता था, मगर इससे पहले ही उसकी तवक्को के खिलाफ जिब्रील ने पारस को उस पर दे मारा। दूसरे लफ्जों में पारस को आसानी से उसकी गर्दन तक पहुंचा दिया। तमाम मुसाफिर जितनी देर में जिब्रील की तरफ से गर्दन घुमाकर मशीन गन वाले की तरफ देखते, उतनी देर में वो गन पारस के हाथों में आ चुकी थी और वो गन वाले के सीने पर पांव रख कर कह रहा था, जिब्रील जल्दी आ जाओ, इसे संभालो। वो दौड़ता हुआ आ गया। पारस ने उसे मशीन गन देते हुए कहा, इसे ना चलाना, शिकार को अपने हाथों से खत्म कर दो ताकि दुश्मन का एक आलायकार कम हो जाए। फिर वो केबिन की तरफ दौड़ लगाते हुए बोला, सोसाना पायलट को उसकी सीट पर से हटाओ, मैं उसकी जगह आऊंगा। वो दोनों तेजी से केबिन में दाखिल हुए, लेकिन पायलट तक पहुंचने से पहले ही लड़खड़ा कर गिर पड़े क्योंकि जहाज उतर रहा था। उसके पहिए जमीन से लग चुके थे। उन्होंने अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने जहाज को अचानक एक टर्न दिया जिसके नतीजे में वो दोनों उड़ते उड़ते फिर गिर पड़े। वैसे मार्टिन रसल पायलट के दिमाग में रहकर उन दोनों को दूर रखने की फजूल सी कोशिशें कर रहा था। अगरचे वो जहाज को कहीं दूसरी जगह पहुंचाने में कामयाब हो गया था,
मगर सिचुएशन पारस, जिब्रील और सोसाना के कंट्रोल में थी, क्योंकि मशीन गन उनके हाथों में आ गई थी। मार्टन ने पायलट के जरिए डैशबोर्ड के कई तारों को नोच डाला, उन्हें तोड़कर अलग कर दिया। वायरलेस और कंप्यूटर को घूंसे मारकर उन्हें डैशबोर्ड पर पटक पटक कर तोड़ दिया। तैयारी के इंजन को ऑन करने वाली एक चाबी पायलट के मुंह में डाली, उसे निकलने पर मजबूर किया। वो इतनी बड़ी चाबी कभी निकल नहीं सकता था, लेकिन दिमाग अपने बस में नहीं था। ऐसे में पत्थर या लोहा कुछ भी निकला जा सकता था। सो उसने निकल लिया। सोसाना और पारस फर्श से उठकर उसके पास आ गए, उसे पायलट सीट से खींचकर हटाया। उस वक्त उसकी सांस रुकी हुई थी। वो सांस लेना चाहता था, लेकिन मार्टन रसल उसे जिंदा रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो चाहता था चाबी निकलने वाली बात पारस वगैरह को मालूम ना हो। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बेचारा पायलट हमेशा के लिए सांस छोड़ गया। पारस ने विंड स्क्रीन के पार देखा। एक कोलतार की सड़क दूर तक नजर आ रही थी। वो सड़क इतनी कुशादा थी कि पायलट ने बड़ी कामयाबी से तैयारे को वहां उतारा था। दाएं जाने बहुत दूर समंदर की झलक नजर आ रही थी। उसने वायरलेस और कंप्यूटर का जायजा लेते हुए कहा, पता नहीं दुश्मन ने हमें कहां पहुंचा दिया है। उसने वायरलेस में खराबी पैदा कर दी है। हम किसी से राब्ता कायम नहीं कर सकते। तमाम मुसाफिरों में खलबली पैदा हो गई थी। वो खिड़कियों से बाहर का मंजर देखकर उस जगह के मुतालिक अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे और अपनी मंजिल से भटकने के बाइस परेशान भी थे। पारस ने केबिन से निकलकर कहा, आप लोग खुदा का शुक्र अदा करें कि अब तक आपको या तैयारे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल हमें जहाज से बाहर निकलकर इस जगह के मुतालिक मालूम करना होगा। हम यहाँ के बाशिंदों का ताउन हासिल करके आइंदा अपना सफर जारी रख सकेंगे। मार्टन रसल नाइब सुपर के पास आकर कहने लगा, मैंने तैयारे को किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया है। मुझे वहां तुम्हारे मुसल्लह आदमियों की जरूरत है। कहाँ जरूरत है? उस जगह का नाम बताओ। वो लोग तैयारे से उतरने वाले हैं। मैं उनके जरिए मालूमात हासिल करके बताऊंगा। यानी तुमने सोचे समझे बगैर तैयारे को किसी नामालूम जगह पहुंचाया है और वो तैयारा उन तीनों के कंट्रोल में है? पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं है। वो उसे उस जगह से ले जा नहीं सकेंगे। मैंने एक अहम चाबी पायलट के पेट में पहुंचाकर उसे मार डाला है। वो कभी चाबी तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने मेरे खास आलाकार को मारकर मशीन गन हासिल कर ली है, इसलिए मुझे जदीद हथियारों से लेस आदमियों की जरूरत है। मैं अभी आकर बताता हूं कि वो तैयारा किस मुल्क के किस इलाके में है। वो ख्यालखानी की परवास करता हुआ तैयारे के एक मुसाफिर के दिमाग में आ गया। उसके जरिए पता चला पारस, जिब्रील और सोसाना तमाम मुसाफिरों को तैयारे से बाहर ला रहे थे। मार्टन रसल ने अपने आलाकार के जरिए कहा, हमें जल्द से जल्द किसी करीबी आबादी में पहुंचना चाहिए। दूसरे मुसाफिर ने जवाबन कहा, पता नहीं करीब तरीन आबादी कितनी दूर होगी। एक औरत ने कहा, मैं तो पैदल नहीं चल सकूंगी। उसी वक्त दूर से एक जीप आती हुई दिखाई दी। पारस ने जिब्रील और सोसाना को सब मशीन गन के सामने खड़ा कर दिया ताकि उन पहाड़ों के पीछे वो गन आने वालों को नजर न आए। मार्टन अपने आलाकार को जीप की तरफ दौड़ाने लगा। पारस ने उसे पकड़कर पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या वो ख्यालखानी करने वाला तुम्हारे जरिए जीप वालों के दिमागों में पहुंचना चाहता है? पारस ने उसे रोका तो मार्टन दूसरे मुसाफिर के दिमाग में पहुंचकर उसे दौड़ाता ले गया। पारस ने उसे देखते हुए कहा, इस कमबख्त को रोका नहीं जा सकता। ये आलाकार बदल बदल कर वहां जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही ठाई से गोली चली। जीप में बैठे हुए एक शख्स ने उस आलाकार को गोली मार दी। वो जीप तैयारे से कुछ फासले पर रुक गई थी। पारस दौड़ता हुआ मशीन गन के पास पहुंच गया था। जीप में से 6 मुसल्लह अफराद उतरकर मुसाफिरों को निशाने पर रखकर खड़े हो गए। एक ने कहा, तुम लोगों ने एक मुसाफिर की मौत देख ली है। इतना ही हम जानते हैं कि मुसाफिर बरदार तैयारे में कोई असला नहीं होगा। तुम सब निहत्ते हो, इसलिए हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात, कोई हरकत न करना। दूसरे शख्स ने कहा, तुम सब जमीन पर बैठ जाओ। तमाम मुसाफिर बैठने लगे। एक मुसाफिर ने कहा, तुम धोखा खा रहे हो। उन पहाड़ जैसे 2 रोबोट्स के पीछे एक मशीन गन है। मार्टन ने जैसे ही एक मुसाफिर के जरिए ये राज फाश किया, सोसाना और जिब्रील एक तरफ हट गए। पारस ने फायर खोल दिया। तड़ातड़ की आवाज के साथ आने वाले उछल उछल कर चीखते हुए गिरे। एक ने जवाबी फायर किया। गोली जिब्रील को लगी, जिसका लगना न लगना बराबर था। सोसाना ने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 4 अफराद गोलियां खाकर तड़प रहे थे और ठंडे पड़ रहे थे। 2 अफराद जीप की आड़ में पहुंच गए थे। जैसे ही मशीन गन का पहला बर्स्ट खत्म हुआ और पारस कारतूस की दूसरी पट्टी गन पर चढ़ाने लगा, वो दोनों छलांग लगाकर जीप की अगली सीटों पर आए। फिर उसे स्टार्ट करके वापस मुड़ने लगे, लेकिन मौत बहुत करीब आ चुकी थी। सोसाना दौड़ते दौड़ते एक लंबी छलांग लगाकर जीप के पिछले हिस्से में पहुंच गई। एक ड्राइविंग में मसरूफ था, दूसरे ने पलटकर फायर करना चाहा। सोसाना ने उसकी गन छीन ली।
उसके सर पर एक हाथ मारा तो जैसे मगज हिल गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर कर्राने लगा था। वो ड्राइवर से कहने लगी, जीप रोकोगे या जहन्नुम में जाओगे? उसने जीप रोक दी। सहमी हुई नजरों से पहाड़ जैसी औरत को देखते हुए पूछा, क्या तुम वाकई इंसान हो, और वो भी औरत? मेरी बात का जवाब दो। ये कौन सा मुल्क है? ये एक छोटा सा जजीरा है, इटली और स्पेन के दरमियानी समंदर में है। इसका नाम माइवरी है। माइवरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? ये किसी मुल्क का पाबंद नहीं है। वैसे इस जजीरे के मालिक का ताल्लुक स्पेन से है। ये किसकी मिल्कियत है? उसका नाम और शॉर्ट हिस्ट्री बताओ। पारस और जिब्रील उनके करीब आ गए। ड्राइवर ने कहा, जजीरे के मालिक का नाम लारोश कबाना है। उसकी दौलत और जागीर का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ सिर्फ उसका कानून चलता है। किसी भी मुल्क का तैयारा और हेलीकॉप्टर यहाँ इजाज़त हासिल किए बगैर नहीं आ सकता। तुम लोगों ने यहाँ आकर जिंदगी की आखिरी भूल की है। अब कोई और भूल करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। पारस ने पूछा, तुम्हारे मालिक लारोश के दोस्ताना ताल्लुकात दूसरे ममालिक से होंगे। उनसे वो वायरलेस के जरिए गुफ्तगू करता होगा। हाँ, हमारे आका के महल में जदीद तरीन मशीनें हैं। वो ट्रांसमीटर के जरिए बातें करता है और जजीरे में आने वाले अजनबियों को एक बहुत बड़े स्क्रीन पर देखता रहता है। इस वक्त भी वो तुम्हें देख रहा होगा। जिब्रील ने सर उठाकर आसपास के दरख्तों को देखते हुए कहा, इसका मतलब है यहाँ के दरख्तों में टीवी कैमरे छुपाए गए हैं। पारस ने एक तरफ सर उठाकर कहा, मिस्टर लारोश, अगर तुम देख रहे हो और हमारी बातें सुन रहे हो तो यकीन कर लो हम दोस्त हैं। हम यहाँ दानिस्तान नहीं आए हैं। एक टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन ने हमें यहाँ पहुंचाया है। हमें एक मुलाकात का मौका दो। हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरह ख्याल खानी करने वाले ने मशीन गन के जरिए तुम्हारे 4 आदमी मार डाले हैं। मार्टिन रसल ने अपने आलायकार के जरिए बुलंद आवाज में कहा, यह झूठ बोलता है। यह बदनाम जमाना फराद अली तैमूर और मक्कार जमाना सोनिया का बेटा है। मैं तुम्हें पेश आने वाले खतरा से आगाह करता हूं। सोनिया को इस जजीरे की जरूरत है। ये अपने 2 रोबोट्स के जरिए तुम्हें कत्ल करने या इस जजीरे से बेदखल करने आया है। यकीन ना हो तो अभी यकीन आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर सुपर मास्टर तुमसे हॉटलाइन पर गुफ्तगू करने वाला है। इन बातों के दौरान बहुत सी गाड़ियां नजर आने लगीं। वो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आ रही थीं। उनमें मुसल्लह फौजी थे। जब वो गाड़ियों से उतरे तो सैकड़ों की तादाद में नजर आए। उनके पास सिर्फ मशीन गनें ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर भी थे। गाड़ियों में मॉर्टर गनें भी लगी हुई थीं। पारस ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हम सब खाली हाथ हैं। जो थोड़े से हथियार हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं। मैं कानून और इंसानियत के नाम पर अपील करता हूं, गोलियां ना चलाओ। हम तुम्हारे कैदी बन रहे हैं। दूसरे तमाम मुसाफिर भी अपने हाथ उठाने लगे। मार्टिन रसल ने नायब सुपर मास्टर से कहा, यह जजीरा माइवरी है। इसके मालिक का नाम लारोश है। उसके सैकड़ों फौजी जवानों ने इन तीनों को मुसाफिरों समेत घेर लिया है। यह बात हमारे हक में है, लेकिन पारस इंतहाई चालबाज है। जजीरे के 4 आदमियों को मशीन गन से हलाक करने के बाद मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि ख्याल खानी करने वाले ने मशीन गन चलाने पर मजबूर किया था। नायब सुपर मास्टर ने कहा, मैं लारोश से राब्ता कर रहा हूं। तुम उसकी आवाज सुनो। उसने रिसीवर उठाया, फिर हॉटलाइन पर राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ लारोश के सेक्रेटरी की आवाज सुनाई थी। मार्टिन रसल ने उसकी आवाज और लहजे को याद कर लिया। नायब ने कहा, मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूं। हिज हाइनेस लारोश से बात कराओ। थोड़ी देर बाद लारोश की आवाज सुनाई दी, हेलो, क्या तुम वाकई सुपर मास्टर हो? मुझे यकीन दिलाओ। मेरा आदमी तुम्हारे दिमाग में आकर यकीन दिलाएगा। अफसोस मैं योगा का माहिर हूं। वो नाकाम वापस जाएगा। कोई ढंग की बात करो। ढंग की बात यही हो सकती है कि 1 घंटे के अंदर हमारी एक मामूली सी छोटी सी फौज हवाई हमले करेगी। दूसरे दिन के अखबारात में यह खबर शाया होगी कि माइवरी नामी जजीरा दुनिया के नक्शे से नाबूद हो गया है। जनाब, आप नाराज हो रहे हैं। मेरी क्या मजाल कि मैं सुपर ताकत से टकराने की हिमाकत करूं? लेकिन जरा गौर फरमाएं, कोई भी सुपर मास्टर बनकर धमकियां दे सकता है। किसी भी खतरनाक तंजीम का सरबरा आपकी तरह हॉटलाइन पर बातें कर सकता है। प्लीज आप मेरे पास बराह रास्त ना आए। हुकूमत स्पेन के जरिए गुफ्तगू मुनासिब रहेगी। राब्ता मुनक़ता हो गया। लारोश गुस्से और परेशानी से रिसीवर पकड़े सोच में पड़ गया। वो जजीरे में बड़े ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। वो ऐसा दरमियाना जजीरा था जहां से स्पेन का माल इटली और इटली के माल स्पेन स्मगल होते थे। हर हफ्ते 2 हफ्ते में लाखों डॉलर्स की आमदनी होती थी। फ्रांस और इंग्लैंड के बैंकों में दौलत जमा हो रही थी। ऐसी अंधी कमाई के लिए उसने यूरोप के छटे हुए बदमाशों, स्मगलरों और कातिलों की फौज बनाई हुई थी।
खुद भी बदमाशों का बदमाश था। मुजरिमों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उनसे अपने अहकामात की तामील कराना जानता था। वो योगा और हिप्नोटिज्म का माहिर और खतरनाक फाइटर था। इस जजीरे में वो सिर्फ दो हस्तियों पर एतमाद करता था। एक उसकी बहन हवाना, दूसरा उसका सेक्रेटरी जॉलियस था। वो दोनों भी योगा के माहिर और बेहतरीन फाइटर थे। तीनों ने जजीरे के इंतजामात बड़ी हिकमत अमली से संभाले हुए थे। वहां चालाकी दिखाने और गद्दारी करने वाले कितने ही बदमाश उनके हाथों मौत के घाट उतर चुके थे। लारोश को किसी से खतरा नहीं था। वो बेहद मुतमईन रहा करता था। लेकिन अब इत्मीनान रुखसत हो गया था। पहली बार एक सुपर ताकत मुदाखलत कर रही थी। उसके जजीरे में पारस के खिलाफ महाज आराई होने वाली थी। सूरत हाल ये थी, फ्रांस उस जजीरे से ज्यादा दूर नहीं था। पारस को कुछ हो गया तो उस मुल्क के हुक्मरान जजीरे को समंदर में गर्क कर देंगे। फिर पारस और अली तैमूर ने जहां भी कदम रखा वहां हुकूमत फ्रांस को पेशकदमी का मौका नहीं दिया। खुद ही वहां कयामत बर्पा करके चले आते हैं। ये सारी बातें कबाना के दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। उसने सेक्रेटरी जोलिस को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में किसी ने आने की कोशिश की थी? हाँ, मैंने सांस रोक ली। हम अचानक खतरात में घिर गए हैं। एक तरफ सुपर मास्टर का ख्याल खानी करने वाला है, दूसरी तरफ पारस ने हमारी जमीन पर कदम रखा है। उसकी मां रसवंती भी टेलीपैथी का हथियार लेकर आएगी। हम किसी एक से दोस्ती करेंगे तो दूसरे की दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैं सख्त उलझन में हूं। हमें ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करना होगी कि कोई हमसे नाराज ना हो। पहले तो ये मालूम करना होगा कि ये लोग चाहते क्या हैं। हम इनका बड़े से बड़ा मुतालबा पूरा करके इन्हें जजीरे से निकालने की कोशिश करेंगे। हवाना अपने बेडरूम की एक स्क्रीन पर पारस और मार्टन के आलाकार की बातें सुन चुकी थी। इस महल में जो फोन लारोश कबाना के लिए आता था उसे हवाना और जुलेस अपने अपने कमरों के रिसीवर से सुन लिया करते थे। इस तरह हवाना मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझ रही थी। वो अपनी ख्वाबगाह से निकलकर भाई के पास आ गई। फिर कहने लगी, फराद की फैमिली के तमाम मेंबर सुपर ताकतों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। झगड़े की बुनियाद यही है कि बड़ी ताकतें सोनिया, रसवंती, पारस और अली तैमूर को फराद की तरह मार डालना चाहती हैं, और शायद इसी मकसद के लिए पारस को घेर कर हमारे जजीरे में लाया गया है। कबाना ने पूछा, उन रोबोट नुमा इंसानों को देखा है? हाँ, वो हैरत अंगेज हैं। उनका कद 8 फुट जरूर होगा। जिसामत में पहाड़ लगते हैं। पता नहीं पारस उन्हें कहां से पकड़ लाया है। फोन की घंटी बजने लगी। सेक्रेटरी जोलिस ने रिसीवर उठाकर एक स्पीकर को ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज स्पीकर के जरिए कबाना और हवाना भी सुन सकते थे। पता चला स्पेन का एक आला हाकिम लारोश कबाना से बातें करना चाहता है। कबाना ने सेक्रेटरी से रिसीवर लेकर कहा, मैं लारोश कबाना बोल रहा हूं। क्या आपने सुपर मास्टर के सिलसिले में फोन किया है? तुम ठीक समझ रहे हो। सुपर मास्टर से ताउन करो, अपने जजीरे के साथ सही सलामत रहोगे। दूसरी तरफ पारस और फरहाद की पूरी फैमिली है। फ्रांस की हुकूमत है। ये लोग मुझे सुपर मास्टर से ताउन करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। स्पेन के आला हुक्काम ने पूछा, क्या जजीरे में फरहाद की फैमिली के साथ सुपर मास्टर का टकराव है? जी हां, मैं चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिसने वाला हूं। आप सुपर मास्टर को समझाएं कि अपना झगड़ा मेरे जजीरे से बाहर ले जाए। वो जहां कहेगा मैं पारस को कैदी बनाकर वहां भी भेज दूंगा, लेकिन ये इल्जाम नहीं लूंगा कि मेरे जजीरे में मेरे साई में पारस को कत्ल किया गया है। मिस्टर कबाना, वो नहीं मानेगा। उसने पारस को मजबूर और बेबस करने के लिए मुसाफिर बरदार तैयारे को अगवा कराना है। उसे तुम्हारे जजीरे में महज कत्ल करने के मकसद से पहुंचाया है। क्या उसे कत्ल करने के लिए सुपर मास्टर के आदमी यहां आएंगे? नहीं। उसका एक टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे मुसल्ला जवानों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तुम इनकार करोगे तो वो अपनी छाता बरदार फौज जजीरे में उतार देगा। इसमें सरासर तुम्हारा नुकसान है। कबाना परेशान होकर कहने लगा, आप उसे समझाएं, यहां फौज उतारने की जरूरत पेश नहीं आएगी। उसका टेलीपैथी जानने वाला मेरे आदमियों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं गैर जानिबदार रहूंगा। पारस को कैदी नहीं बनाऊंगा। उसे आजाद छोड़कर यह तासुर दूंगा कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। वो जिस तरह अपना बचाव कर सकता है करता रहे। यह मुनासिब फैसला है। मैं अभी सुपर मास्टर से बात करता हूं। रब्ता खत्म हो गया। कबाना ने रिसीवर रखकर हवाना और जोलिस से कहा, पारस की तरफ से खामोशी है। क्या उसका कोई टेलीपैथी जानने वाला जवाबन हमारे आदमियों को इस्तेमाल नहीं करेगा? जोलिस ने कहा, हाँ जरूर करेगा। दोनों तरफ के टेलीपैथी जानने वाले हमारे ही आदमियों को इस्तेमाल करेंगे। हवाना ने कहा, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, पारस और अली तैमूर ने कभी अपने बाप की भी टेलीपैथी का सहारा नहीं लिया। मेरी इन मालूमात की तस्दीक यूं हो रही है कि अभी तक उसके किसी टेलीपैथी जानने वाले ने हमसे किसी तरह का रब्ता नहीं किया है। कबाना ने कहा,
हो सकता है फराद की फैमिली के दूसरे मेंबरान को पारस के अगवा होने की इत्तला ना मिली हो। हवाना चौंक कर कहने लगी, बिल्कुल यही बात है भाई कबाना। अभी तुमने कहा है कि गैर जानिबदार रहोगे। तुम्हारा फर्ज है कि दोनों की ताकतों का तवाजुन बरकरार रखकर गैर जानिबदार हो जाओ। पारस की ताकत अभी कम है, लिहाजा सोनिया या अली तैमूर को उसके मौजूदा हालात का इल्म होना चाहिए। वहां से पारस को ताकत मिलेगी तो हम गैर जानिबदार होकर उनके लड़ने मरने का तमाशा देखेंगे। इंसाफन यही होना चाहिए, लेकिन सुपर मास्टर को यह मंजूर नहीं होगा। हम इंसाफ करने वाली बात उसके इल्म में नहीं लाएंगे। लारोश कबाना ने तायद में सर हिलाकर कहा, अगर हम सिर्फ सुपर मास्टर से खौफजदा रहकर उसका साथ देंगे और पारस उस पर गालिब आ जाएगा तो वो हमें बर्बाद करने में कोई कसर ना उठा रखेगा। अगर हमने दर पर्दा उसकी भी मदद की तो वो यहां से हमारा दोस्त बनकर जाएगा। सेक्रेटरी ने कहा, हमें ऐसा ही दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। फोन की घंटी फिर बजने लगी। कबाना ने रिसीवर उठाकर स्पीकर को ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से स्पेन के आला हुक्काम ने कहा, सुपर मास्टर तुम्हारे गैर जानिबदार रहने पर राजी है। अभी वो 1 मिनट बाद तुमसे फोन पर बात करेगा। उसे अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाओ। कबाना ने ताउन करने का वादा करके रिसीवर रख दिया। फिर सेक्रेटरी से कहा, सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला हमारे मुसल्ला जवानों के दिमाग में जाएगा तो हमारी फौज फिर हमारी नहीं रहेगी, उसी के इशारे पर अमल करेगी। वो किसी मौके पर हमारी फौज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सेक्रेटरी जोलिस ने कहा, मैं इस पहलू पर गौर कर चुका हूं। हम सुपर मास्टर को नाराज नहीं कर सकते। उसका टेलीपैथी जानने वाला हमारी फौज में जरूर घुसेगा। बचाव की एक ही तदबीर है। हमारे जितने फौजी जवान योगा के माहिर हैं, मैं उनकी ड्यूटी महल में लगा रहा हूं, और जितने जवानों की वफादारी का हमें यकीन है, मैं उन्हें हुक्म देने जा रहा हूं कि वो गूंगे बन जाएं, सिर्फ इशारे में या तहरीर के जरिए कोई खास बात करें। बाकी फौजियों को टेलीपैथी जानने वाला ट्रैप कर सकता है। हम बड़ी हद तक महफूज रहेंगे। फोन की घंटी सुनाई थी। कबाना ने रिसीवर उठाकर उसको ऑन किया। नायब सुपर मास्टर की आवाज सुनाई थी, हेलो हिज हाइनेस लारोश कबाना। अब तक तुम्हें यकीन हो चुका होगा कि मैं सुपर मास्टर हूं। जी हां, आपको भी मेरी वफादारी का यकीन होना चाहिए। मैं गैर जानिबदार रहकर भी अपनी फौज आपके टेलीपैथी जानने वालों के हवाले कर रहा हूं। हिज हाइनेस का शुक्रिया। क्या आपके जजीरे में तेजाब होगा? पारस के साथ जो रोबोट नुमा इंसान हैं, वो तेज तलवार से और बंदूक की गोलियों से नहीं मरते हैं। उनका गोश्त सिर्फ तेजाब से ही कलाया जा सकता है। कबाना, हवाना और जोलिस तीनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। कबाना ने पूछा, ये रोबोट मर्द और औरत कौन है? पारस उन्हें कहां से लाया है? वो दोनों हमारी तख्लीक हैं। हमने मिलियंस डॉलर खर्च करके उन्हें गैर मामूली शाजोर और नाकाबिल शिकस्त बनाया है। उनमें से एक का नाम जिब्रील ग्रांट और दूसरी का नाम सोसाना है। दोनों हमारे वफादार थे। पारस ने बड़ी मक्कारियों से उन्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया है। अब वो बागी हो गए हैं, हमारे वफादार नहीं रहे। हम ऐसे खतरनाक रोबोट्स को बाबा साहब के इदारे में नहीं जाने देंगे। इससे पहले कि वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, हम उन्हें तेजाब से गलाकर नाबूद कर देंगे। कबाना ने पूछा, अब झगड़े की वजह समझ में आ गई है। एक बात और बताएं, फराद की फैमिली के दूसरे टेलीपैथी जानने वाले पारस के साथ क्यों नहीं है? जवाब मिला, रसवंती जेरे इलाज है। आर्मर को अगवा कर लिया गया है। अब उस फैमिली में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। तुम इत्मीनान रखो, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा। हम उन तीनों को वहीं खत्म कर देंगे। मेरी बात का जवाब दो, क्या वहां तेजाब होगा? जी हां, तेजाब है। हमारे टेलीपैथी जानने वाले का जो आलाकार तुम्हारे पास तेजाब मांगने आए, उसे दे देना। जरूरत पेश आएगी तो फिर रब्ता करूंगा। उधर से रिसीवर रख दिया गया। कबाना ने रिसीवर रख कर कहा, जोलिस जाओ, अपने वफादारों की ड्यूटी महल के आसपास लगा दो। जो योगा के माहिर नहीं हैं उन्हें अच्छी तरह ताकीद करो कि वो तन्हाई में दीवार से भी बातें ना करें, गूंगे बने रहें। सेक्रेटरी जोलिस महल से बाहर आ गया। हवाना उसके साथ थी। उसने पूछा, पारस वगैरह को कहाँ कैद किया गया है? महल के पीछे तहखाने में। वहां हमारे वफादार हैं। अगर किसी पर शुबा हो तो आप उसकी ड्यूटी तब्दील कर सकती हैं। वो महल के अंदर वापस आ गई। उसकी ख्वाबगाह से भी एक रास्ता तहखाने की तरफ जाता था। वो अपने कमरे के चोर दरवाजे से तहखाने में आ गई। वहां एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में खाने पीने का सामान सरबंद डब्बों में महफूज रखा हुआ था। कुछ पहनने और ओढ़ने का सामान और कई तरह के हथियार रखे हुए थे। दुश्मनों की तरफ से कोई मुसीबत आने पर वहां छुपकर महीनों जिंदा रहा जा सकता था।
तहखाने के उस हिस्से में सिर्फ वो आ सकती थी। उसके भाई कबाना और सेक्रेटरी जूलियस के छुपने के लिए तहखाने के दूसरे हिस्से मखसूस थे। वहां हॉलनुमा कमरे का एक चोर दरवाज़ा खोलकर एक राहदारी में पहुंची, फिर वहां के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई कैद खाने में पहुंच गई। सलाखों के पीछे पारस, जिब्रील और सोसाना दिखाई दिए। वहां खड़े हुए मुसल्ला पहरेदारों ने एड़ियां बजाकर हवाना को सैल्यूट किया। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, एक मुद्दत के बाद हसीन चेहरा दिखाई दिया है। ये चांद कब तक यहां चकमगाता रहेगा? वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम पारस हो? लोग कहते हैं बेनाम हूं। मैं हसीनों से पूछूं, बेनाम नहीं बदनाम हूं मैं। वो पलटकर एक पहरेदार से कहने लगी, तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो? उसने जवाब दिया, 10 मिनट। वहां 6 पहरेदार थे। उन्होंने भी पूछने पर यही जवाब दिया। वो सब योगा के माहिर थे। हवाना ने कहा, तुम सब अच्छी तरह सुन लो। किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लेना। 1 सेकंड के लिए भी किसी को दिमाग में आने की इजाजत न देना। सुपरमास्टर का एक टेलीपैथी जानने वाला हमारे ऐसे फौजियों को पारस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो योगा के माहिर नहीं है। तुम लोग अपने किसी फौजी साथी की किसी बात पर अमल नहीं करोगे, क्योंकि उस फौजी के साथ पीछे वही ख्यालखानी करने वाला बोल सकता है। उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह इस ताकीद को समझ गए हैं। अपने आका, अपनी मालिका और सेक्रेटरी साहिब के सिवा किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। हवाना ने उन्हें महल में जाने के लिए कहा, फिर पलट कर कहने लगी, तुम्हारा नाम सोसाना है? हाँ, मैं सोसाना हूं, और ये मेरा जिब्रील है। मैंने सुना है तुम दोनों हैरत अंगेज और गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतों के हामिल हो। तुमने गलत नहीं सुना है। फिर कैद में क्यों हो? क्या इन सलाखों को या तालों को तोड़ नहीं सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन ये पारस मेरा भाई है। इसने अभी हमें आराम करने के लिए कहा है। हवाना ने पारस से कहा, इसका मतलब है तुम अपने किसी ख्यालखानी करने वाले की मदद हासिल करने में चुपचाप मसरूफ हो। मैं कभी ख्यालखानी करने वाले की मदद कबूल नहीं करता। यूं भी हमारा कोई ख्यालखानी करने वाला नहीं है। मामा बीमार हैं और आर्मर हमारा साथ छोड़ चुका है। अगर इस वक्त कोई होता और मेरे दिमाग में आता तो उससे इतना कहता कि फ्रांसीसी हुक्काम को मुतमईन कर देना कि हम खैरियत से हैं। कल सुबह 7 बजे हमारे लिए एक तैयारा भेज दिया जाए जिसमें 300 मुसाफिर सफर कर सकें। हवाना ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि सुबह 7 बजे तुम यहां से जिंदा सलामत चले जाओगे? हाँ, पूरे 300 मुसाफिरों के साथ। तो फिर सुबह 7 बजे क्यों? इतने पुरएतमाद हो तो अभी तैयारा मंगवा लो। मैं तुम्हें ट्रांसमीटर दूंगी। ट्रांसमीटर का शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे तन्हा यहां से निकलना होता तो अभी निकल जाता। 300 मुसाफिरों को सही सलामत ले जाने और दुश्मनों से निमटने में रात गुजर जाएगी। जिब्रील ने कहा, मिस हवाना, तुम्हारी बातों और हरकतों से अंदाजा हो रहा है कि तुम वाकई हमारी मदद करने वाली हो। हाँ, मैं ये आनी दरवाज़ा खोल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शहज़ोरी देखना चाहती हूँ। इसे खोलकर बाहर आ जाओ। जिब्रील ने पारस से पूछा, क्या कहते हो? पारस ने कहा, हवाना, ये दरवाज़ा तुम्हारी मदद के बगैर खुल जाएगा। पहले ये बताओ तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं इस जजीरे के मालिक की बहन हूं। हम सुपर मास्टर के दबाव में हैं। उसकी किसी बात से इनकार करेंगे तो वो मिनटों में इस जजीरे को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ हम बहन भाई तुमसे दुश्मनी नहीं चाहते। सुपर मास्टर की नाइल्मी में तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। क्या हम कैद खाने से निकल जाएंगे तो सुपर मास्टर को शुबा नहीं होगा? इसीलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही हूं, इसे तोड़ने को कह रही हूं। पारस ने मुस्कुराकर जिब्रील से कहा, लड़की चालाक है, चलो ताला तोड़ दो। जिब्रील ने सलाखों के दरमियान से एक हाथ बाहर निकालकर ताले को पकड़ा, फिर एक जोर का झटका दिया। खटाक की आवाज के साथ ताला टूटकर फर्श पर आ गया। दरवाजा खुल गया। हवाना खुश होकर कहने लगी, कमाल है, मैंने ऐसी जिस्मानी कुव्वत आज तक किसी इंसान में नहीं देखी। पारस ने कहा, तुम मुझे एक ट्रांसमीटर देने वाली थी? हाँ, मेरे साथ आओ। वो तीनों को साथ लेकर तहखाने के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई अपने बेडरूम में आ गई। फिर कहने लगी, ये हमारा महल है। मैंने तुम्हें चोर दरवाजे बता दिए हैं, सिर्फ ये सोचकर कि फरहाद का बेटा अपनी जबान का धनी होगा। सुपर मास्टर के सामने हमारी छुपी हुई दोस्ती का राज कभी फाश नहीं करेगा। फरहाद का बेटा तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। प्लीज अब मुझे ट्रांसमीटर दो। वो उसे अपने स्टोर रूम में लेकर आ गई। वहां एक बड़ा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था। पारस ने उसे ऑपरेट किया। राब्ता कायम होने के चंद सेकंड्स के बाद सोनिया की आवाज सुनाई दी। पारस ने कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मम्मा, हमारा तैयारा जजीरा माइवरी में पहुंच गया है।
यहाँ सुपर मास्टर मुझे, सोसाना और जिब्रील को बेबस करके कत्ल कर देना चाहता है। फिक्र ना करो बेटे, मैं आ रही हूं। नहीं मम्मा, आप नहीं आएंगी। कोई नहीं आएगा। आपने कैसे समझ लिया कि मैं किसी की मदद का मोहताज हूं? मुझे फख्र है कि तुम किसी के मोहताज नहीं हो। ये बताओ, राब्ता क्यों किया है? तुम्हारी कोई ज़रूरत तो होगी। मैं अपने लिए नहीं, सैकड़ों मुसाफिरों के लिए एक तैयारा चाहता हूं। वो चंद घंटों में वहां पहुंच जाएगा। उसे सुबह से पहले नहीं पहुंचना चाहिए, वरना दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला अपने आलाए कारों के जरिए उस तैयारे में भी खराबी पैदा कर देगा। ठीक है, तैयारा कल सुबह पहुंचेगा। और कुछ? नो थैंक्स। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। हवाना ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें हीरो बनने का शौक है? मादाम सोनिया का नाम सुनकर दुश्मनों को पसीना आ जाता है, और तुमने उन्हें यहां आने से मना कर दिया। आखिर क्यों? पारस ने उसे नजर भर के देखा। वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, इस तरह क्या देख रहे हो? वो उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, मेरी मम्मा ने यहां कदम रखा तो ये जजीरा दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। वो दो ही बातें जानती हैं, तख्त पर बैठती हैं या तख्ता कर देती हैं। मैं तुम्हारे जजीरे की तबाही नहीं चाहता। तुमने कैदखाने में आकर दोस्ती की इब्तिदा की थी, मैं इंतहा करूंगा। बाहर से किसी को जजीरे में आने नहीं दूंगा। तुम अपनों को आने से रोक सकते हो, मगर हमें धड़का लगा है। अगर वो ख्यालखानी करने वाला तुम पर गालिब न आ सका तो सुपर मास्टर यहां अपनी फौज उतार देगा। पारस ने हंसते हुए कहा, मेरी ट्रांसमीटर कॉल के बाद सुपर मास्टर का बाप भी यहां फौज नहीं उतारेगा। उसने ताज्जुब से पूछा, तुमने ट्रांसमीटर के जरिए ऐसी क्या बात कह दी है कि यहां फौज नहीं आएगी? मैं तमाम बातें सुन रही थी। तुमने किसी की मदद देने से भी इनकार कर दिया। वो फिर हंसते हुए कहने लगा, मेरी मम्मा मक्कार जमाना कहलाती हैं, मगर बेटे के सामने मक्कारी भूलकर सिर्फ मां बन जाती हैं। मेरी ये बात उनके लिए चैलेंज बन गई होगी कि यहां मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। जब मेरी मदद को कोई नहीं आएगा तो मम्मा दुश्मन की फौज को भी जजीरे में आने नहीं देंगी। क्या सच कह रहे हो? क्या तुमने मादाम सोनिया के जरिए हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया है? ओ पारस, तुम कितने ग्रेट हो। आई लव यू, आई लव यू। वो खुशी से लिपट कर कहने लगी, अगर वाकई मादाम ने फौज को यहां आने से रोक दिया तो मैं तुम्हारे कदमों में बिछ जाऊंगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो एक जवान से लिपट रही है। उसने फौरन ही अलग होकर मुंह फेर लिया। वो महल में रहने वाली बहुत मगरूर थी, किसी को खातिर में नहीं लाती थी, किसी को इतने करीब से गुजरने की इजाजत नहीं देती थी कि उसका साया भी उसके कोरे बदन पर पड़े। वो मगरूर हसीना आपे से बाहर होकर उसके गले लग गई थी। फिर वो जल्दी से नजरें चुराती हुई स्टोर रूम से बाहर आ गई। पारस ने सोनिया के मुताल्लिक दुरुस्त कहा था। वो अपनी मम्मा की रग रग से वाकिफ था। ट्रांसमीटर के ऑफ होते ही सोनिया ने फ्रांस के हुक्काम से राब्ता किया था और कहा था, मैं अभी सुपर मास्टर से बात करना चाहती हूं। फौरन इसी वक्त। सिर्फ 5 मिनट के अंदर राब्ता कायम हो गया। सुपर मास्टर ने कहा, हेलो मादाम, मुझे तवक्को थी कि बाबा साहब के इदारे से कोई पारस की जिंदगी की भीख मांगने आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था तुम झुकने आओगी। वो कहने लगी, सुपर अहमक, तुझसे पहले दर्जनों सुपर अहमक आए और मेरे कदमों की चाप सुनकर लरसते रहे। इस सुपर कुर्सी पर बैठने वाला हर हाकिम यही कहता रहा कि सोनिया जब भी आती है क़यामत लेकर आती है। आज तू भी यही कहेगा। तुम धमकियां नहीं देती थीं, जो करना होता था वो कर गुजरती थीं। आज क्या बात है, सिर्फ धमकी दे रही हो? तुम समझ कर भी नहीं समझ रहे हो। पहले मैं कर गुजरती हूं, फिर राह रास्त पर लाने के लिए धमकी देती हूं। तुम्हारा एक खास ख्यालखानी करने वाला प्रिंस टैगर पिछले कई दिनों से मेरी कैद में है। सुपर मास्टर को चुप लग गई। हालांकि वो ख्यालखानी करने वाला कैदी नहीं था, सोनिया का आशिक था, दीवाना था। उसके लिए सुपर मास्टर को छोड़ आया था। आज़ादी से फरहाद का चेहरा बनाए घूम रहा था। यह हकीकत सुपर मास्टर नहीं जानता था। उसे यकीन करना पड़ता कि अपना टेलीपैथी जानने वाला तलाश बसियार के बावजूद किसी मुल्क, किसी शहर में नहीं मिला। वो जरूर सोनिया के जाल में फंसा हुआ होगा। उसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि वो तुम्हारी कैद में है? तुम्हें यकीन आएगा जब 2 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को अगवा करूंगी, और अगर न कर सकी तो उसे मार डालूंगी। ये इतना आसान नहीं है। मेरे टेलीपैथी जानने वाले आनी दीवारों के पीछे होते हैं। मेरी किसी कोताही या गफलत के बाइस प्रिंस टैगर हाथ से निकल गया। अब कोई दूसरा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तो फिर मैं 2 घंटे की मोहलत खत्म करती हूं। जाओ और अपने टेलीपैथी जानने वालों की गिनती करो। अभी चंद मिनटों में एक ख्यालखानी करने वाला कम हो रहा है। उसने राब्ता खत्म कर दिया। फिर टेलीफोन के जरिए मुझसे कहा, मेरे पास आ जाओ।
मैंने ख्यालखानी की परवास की, फिर उसके दिमाग में आकर कहा, मैं आ गया। ऐसे वक्त महबूबा अपने बिछड़े हुए महबूब को पुकारती है तो वो कहता है, काश मेरे पर होते और मैं उड़कर चला आता। मैं सचमुच उड़कर आता हूं, मगर तुम कदर नहीं करती हो। तुम्हारी कदर करने वालियां बहुत हैं, काम की बात करो। सुपर मास्टर ने पारस, सोसाना और जिब्रील को एक जजीरे में पहुंचा दिया है, इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। मैं उसकी कमजोरियों से खेलने लगी हूं। मैंने दावा किया है कि प्रिंस टैगर मेरी कैद में है और मैं चंद मिनटों में उसके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को अगवा कर रही हूं। मैं समझ गया, तुम कैनी पॉल उर्फ जॉन टैगर को अगवा कराना चाहती हो। हाँ, मगर मेरे चैलेंज के बाद वो अपने टेलीपैथी जानने वालों को सख्त पैरे में रखेगा। बेहतर है तुम कैनी पॉल को खत्म कर दो। मैंने हंसते हुए कहा, इसके बाद तुम उसके तीसरे टेलीपैथी जानने वाले की मौत की पेशगोई करोगी और वो बौखला जाएगा। हाँ, प्रिंस टैगर हमारी तरफ आ गया है। कैनी पॉल मारा जाएगा तो सुपर मास्टर तीसरा नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। वो फौरन समझौते पर राजी हो जाएगा। मैं कैनी पॉल के दिमाग में आ गया। वो ट्रांसमीटर के जरिए नायब सुपर मास्टर की बातें सुन रहा था। उससे कहा जा रहा था कि सोनिया हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले को अगवा करने वाली है। अगरचे ये चैलेंज मजे के खेस लगता है, लेकिन हमारा प्रिंस टैगर लापता हो चुका है। सोनिया के दावे के मुताबिक वो उसकी कैद में है। वो चुड़ैल जब कोई दावा करती है तो उसकी सदाकत का यकीन भी दिलाती है, लिहाजा मोहतात रहो। कोई फोन रिसीव ना करो, किसी के सामने ना जाओ। 1 मिनट के अंदर एक फौजी गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। कैनी पॉल ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं और पूरी तरह मोहतात हूं। ट्रांसमीटर से गुफ्तगू खत्म हो गई। वो सोचने लगा, मैं मोहतात हूं, लेकिन मेरे दिमाग पर कब्जा जमाने वाला आएगा तो मैं क्या कर सकूंगा। वो सोचता हुआ एक ऐसे कमरे में आ गया जहां मुख्तलिफ किस्म के हथियार थे। उसने ताज्जुब से सोचा, मैं इस कमरे में क्यों आया हूं। मैंने उसकी सोच में कहा, मोहतात रहने के लिए मुझे एक आध हथियार की जरूरत है। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक 2 हैंड ग्रेनेड उठाकर जैकेट के अंदर छुपा लिए, एक राइफल और चंद कारतूस लिए। इतनी देर में फौजी जवान आ गए। वो राइफल लेकर बाहर आ गया। एक फौजी अफसर ने कहा, मिस्टर पॉल, इसकी जरूरत नहीं है, हम आपकी हिफाजत के लिए मुसल्ला हैं। कैनी पॉल ने कागज और कलम इशारे से मांगा, फिर कागज पर लिखा, तुम लोग मेरे मुहाफिज हो, फिर भी मैं अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। मेरी अपनी एहतियाती तदाबीर में से एक तदबीर यह भी है कि मैं अपने पास हथियार रखूं। कैनी पॉल फौज का सीनियर अफसर था। किसी ने उससे बहस नहीं की। उसकी रिहाइशगाह के सामने 2 फौजी गाड़ियों के दरमियान एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। अफसर ने उसे एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में बैठने को कहा। जब उसका दरवाज़ा खोला गया तो अंदर एक स्ट्रेचर बेड पर एक मरीज लेटी हुई थी। कैनी पॉल उसके करीब एक सीट पर आकर बैठ गया। अफसर ने कहा, ये मिस चोरा चोरी हैं, अचानक बीमार हो गई हैं, इन्हें स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। फिर उसने ट्रांसमीटर ऑन करके दूसरे आर्मी ग्रुप के अफसरों से रब्ता किया। फिर कहा, मिस्टर कैनी पॉल और मिस चोरा चोरी को ले जा रहा हूं। मुझे जो रास्ते बताए गए हैं उन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ हेडक्वार्टर पहुंचूंगा। रास्ते में तुमसे रब्ता रखूंगा। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया। फौजी जवानों ने हमारी तरफ का पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से गाड़ियां चल पड़ी। मिस चोरा चोरी बीमार थी। अगर वो कोई आम लड़की होती या फौज के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखती तो उसे किसी अस्पताल में किसी दूसरी एम्बुलेंस में पहुंचाया जाता, लेकिन उस बीमार को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ऐसे वक्त हेडक्वार्टर पहुंचाया जा रहा था जबकि वहां के टेलीपैथी जानने वालों में से किसी एक की शामत आई हुई थी। इन इक़दामात से साफ जाहिर था कि वो लड़की बहुत अहम है और टेलीपैथी जानती है। कैनी पॉल मेरी मर्जी के मुताबिक उस पर झुक गया। उसकी पेशानी को छू कर देखा। वो बुखार में तप रही थी। इयादत के अंदाज में छूने से वो मुस्कुराने लगी। वो सरगोशी में बोला, यहां हमारी आवाज और लहजा कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं तुम्हारा हाल दरियाफ्त कर रहा हूं। क्या बहुत कमजोरी महसूस कर रही हो? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैं चाहता था वो जबान से कुछ बोले। कैनी पॉल ने पूछा, बुखार कब से है? उसने रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करके 4 उंगलियां दिखाईं, यानी 4 घंटे से बुखार में मुब्तला है। कैनी पॉल ने पूछा, तुम जबान से क्यों नहीं बोलती? यहां किसी से खतरा नहीं है। हम दोनों टेलीपैथी जानने वाले हैं, सुपर मास्टर के वफादार हैं। इस बंद गाड़ी में कोई दुश्मन नहीं आएगा। प्लीज कुछ बोलो, मैं सुनना और देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसी हसीन लड़की की आवाज में कितना हुस्न है। उसने इनकार में सर हिलाया। तब कैनी पॉल ने मेरी मर्जी के मुताबिक राइफल सीधी की, फिर उसकी कनपट्टी से लगाते हुए बोला, किसी को मदद के लिए पुकारने से पहले सोच लेना,
कि पुकारते ही तुम्हारा गूंगापन खत्म हो जाएगा। किसी दुश्मन ख्यालखानी करने वाले का डर है तो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, जबकि यहां कोई हमारा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो सहमी हुई से बोली, तो तुम दुश्मन नहीं हो तो ये राइफल हटाओ, नहीं तो गोली चल जाएगी। उसने कनपटी से राइफल हटा ली। मैंने कहा, शाबाश कैनी पॉल, अब तुम आराम से बैठे रहो। मैं जोरा जोरी के अंदर पहुंच गया। वो एक कर्नल की बेटी थी, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, निहायत ज़हीन थी। ज़हीन तो और बहुत सी लड़कियां होती हैं। चूंकि वो फौज के कर्नल की बेटी थी, इसलिए उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर टेलीपैथी का इल्म सिखाया गया था। अब उसे मुहम्मला फहमी, हाजिर दिमागी, सियासी चालबाजी और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहने की तरबियत दी जा रही थी। योगा की मशकों के अलावा गोरिल्ला फाइटिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उसे वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों से दूर फौजी हॉस्टल में रखा गया था। इस वक्त उसे हॉस्टल से हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था। वो 3 मिनट तक सांस रोकने की आदी हो चुकी थी। इस वक्त बीमारी के बायस मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी। वैसे सेहतियाब होते ही उसका दिमाग मेरी ख्यालखानी की गिरफ्त से निकल सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक उसे सेहतियाब होने में 4 या 6 घंटे लग सकते थे। इतनी देर में उसे अपनी मामूला बनाने की कोई तदबीर की जा सकती थी। फिलहाल एम्बुलेंस में सफ़र करने के दौरान कुछ नहीं हो सकता था। वो हेडक्वार्टर पहुंच गए। गाड़ियां एक जगह रुक गईं। अफसर ने एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोलकर कहा, मिस्टर पॉल, बाहर आ जाएं। वो बाहर आ गया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। वो एम्बुलेंस जोरा जोरी को लेकर आगे चली गई। कैनी पॉल एक अफसर के साथ चलता हुआ कमांडर इन चीफ के दफ्तर में आया। कमांडर ने उससे मुसाफा करते हुए कहा, मिस्टर पॉल, तुम्हें सोनिया के चैलेंज के मुतालिक मालूम हो चुका होगा। हम हिफाजती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। अपने टेलीपैथी जानने वालों को मुख्तलिफ पनागाहों में मुंतकिल कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ लाया गया है। तुम ऐसे वफादारों में से हो जिनसे कभी धोखा नहीं हो सकता। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तुम्हारी जिस्मानी और दिमागी सेहत में कोई शुबा नहीं है। फिर इधर चंद मिनटों में अगर तुम अपने अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस कर रहे हो तो खुलकर बयान करो। मैं कोई तब्दीली या किसी किस्म की बेचैनी महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं समझता कि कोई दुश्मन मेरे दिमाग तक पहुंच सकता है, जबकि बाबा साहब के इदारे में आर्मर नहीं रहा। रसवंती जेरे इलाज है, फिर भी एहतियात जरूरी है। उसकी बात खत्म होते ही कहीं दूर से जोरदार धमाका सुनाई दिया। वो दोनों चौंक गए। खिड़की के पास आकर बाहर देखा। बाहर चंद फौजी जवान एक साथ देख रहे थे। 2 गाड़ियां तेजी से जा रही थीं। कमांडर ने पूछा, यह ब्लास्टिंग की आवाज कैसी थी? एक जवान ने खिड़की के सामने अलर्ट होकर कहा, हेडक्वार्टर की बाउंड्री से दूर शोले उठ रहे हैं और धुआं फैलता जा रहा है। फोन की घंटी बजने लगी। कमांडर तेजी से चलता हुआ मेज के पास आया, फिर रिसीवर उठाकर कहने लगा, हेलो, मैं कमांडर इन चीफ बोल रहा हूं। ये धमाका कैसा था? दूसरी तरफ से जवाब मिला, सर, अभी 2 मिनट पहले हमारे एक हेलीकॉप्टर ने परवास की थी। मिस्टर एंडरसन को वॉशिंगटन रवाना किया गया था। वही हेलीकॉप्टर जाने कैसे गिरकर तबाह हो गया है। तहकीकात के बाद इस हादसे का सबब मालूम होगा। आप सुपर मास्टर को यह अफसोसनाक खबर सुनाते हैं कि सोनिया ने अपने चैलेंज के मुताबिक हमारे एक टेलीपैथी जानने वाले को खत्म कर दिया है। या हैरत! न हल्दी लगी न फिटकरी और रंग चौखा हो गया। मैंने किसी टेलीपैथी जानने वाले एंडरसन को नहीं मारा, उसे हाथ भी नहीं लगाया और सोनिया का चैलेंज पूरा हो गया। मैंने सोनिया को यह बात बताई। उसने कहा, यह तो कमाल हो गया, जिसे हम जानते भी नहीं थे वो फना हो गया। उसकी मौत ने कैनी पॉल की उम्र बढ़ा दी है। उस मोरे को अभी महफूज रखो। सिर्फ वो ही नहीं, एक और टेलीपैथी जानने वाली के दिमाग में जगह बना चुका हूं। उसे चंद घंटों में अपनी मामूला बना लूंगा। तुम कब्र से उठकर आने के बाद बड़ी तेजी से कारनामे दिखाते जा रहे हो। जाओ उस पर तनवीमी अमल करो, वरना हाथ से निकल जाएगी। मैं मिस जोरा चोरी के पास चला गया। सोनिया ने आला हुक्काम से कहा, प्लीज सुपर मास्टर से मेरी बात करा दें। राब्ता कायम होते ही सुपर मास्टर ने कहा, यू विच लेडी, बेशक व शुबा तुम काला जादू जानने वाली चुड़ैल हो। मुझे बताओ, तुम एंडरसन को कैसे जानती थी? मुझसे सवाल ना करो, अपने टेलीपैथी जानने वालों की गिनती करो। पहले प्रिंस टैकर, फिर एंडरसन, 2 कम हो गए। अगर तुम 15 मिनट के अंदर अपनी तमाम साजिशों समेत जजीरा मायरवरी से नहीं निकलोगे तो ठीक 15वें मिनट पर तुम्हारा तीसरा ख्यालखानी करने वाला इस गिनती से कम हो जाएगा। वो फोन पर गरज कर बोला, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम बड़ी मक्कार हो। मुझे ये तासुर देना चाहती हो कि मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हो, जबकि ये नामुमकिन है।
मैं सुपर मास्टर होकर खुद अपने टेलीपैथी जानने वालों की तादाद नहीं जानता हूं। तुम कैसे जान सकती हो? ऐसे ही जैसे पर्दों में छुपे हुए प्रिंस डैगर और एंडरसन को जान लिया है। मेरे पास तमाम टेलीपैथी जानने वालों के नाम, पते और उनकी तस्वीरें हैं। तुम झूठ बोलती हो। अगर सच्ची हो तो हमारे किसी ख्यालखानी करने वाले का नाम बताओ। मुझे नादान बच्ची समझते हो मिस्टर सुपर अहमक? 15 मिनट के बाद तीसरे को ठिकाने लगाकर उसका नाम बता दूंगी। जाओ, एहतियाती तदाबीर पर अमल करो। नहीं, मैं झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता। आइंदा मेरी तरफ से पारस पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन जिब्रील और सुसाना हमारी मिल्कियत हैं। हमने उन पर $1,000,000 खर्च किए हैं। पारस से कहो उन्हें हमारे हवाले कर दे। अगर तुम $1,000,000 किसी मशीन की इजाद पर खर्च करते तो मशीन तुम्हारी मिल्कियत होती। ये इंसानी रोबोट अपने सीने में दिल और दिमाग में कुव्वत फैसला रखते हैं। ये गुलाम नहीं बनाए जा सकते। ये अपनी सोच समझ के मुताबिक जहां रहना चाहेंगे, जिसके साथ रहना चाहेंगे। तुम एतराज नहीं करोगे। अपनी घड़ी देखो, 15 मिनट में से 5 मिनट गुजर चुके हैं। मैं अपने टेलीपैथी जानने वालों को जजीरे से वापस बुला रहा हूं। उसके बाद मैं तुमसे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहूंगा। मेरे पास जब भी आओ तो दोस्ती का नकाब उतार कर आना। दैट्स ऑल। उसने फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर आला हुक्काम से रब्ता करके उनसे कहा, सुबह होने तक एक मुसाफिर बरदार तैयारा जजीरा मावरी में भेज दें। कुछ इंजीनियर्स भी चाहेंगे ताकि अगवा किए हुए तैयारे की मुरम्मत कर सकें। शुक्रिया। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। सोचने लगी, जब पारस को मालूम होगा कि मैंने ख्यालखानी करने वाले दुश्मन को जजीरे से भगा दिया है तो वो मायूस हो जाएगा। वो अपनी जंग लड़ता आया है। लड़ाई के दौरान अपने बाप की भी मुदाखलत पसंद नहीं करता है। मेरी मुदाखलत पर भी नाराज होगा। उसे किसी दूसरी तरह समझाना चाहिए। वो बेटे को समझाने का तरीका सोचने लगी। उधर जजीरे में रात के 10 बजे थे। हवाना ने जिब्रील और सुसाना को अपने बेडरूम में आराम करने के लिए या मोहब्बत करने के लिए छोड़ दिया था और समझा दिया था कि खतरा महसूस होते ही वो चोर दरवाजे से तहखाने में चले जाएं। उसने दोनों को समझा दिया था, मगर अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। पारस को महल में लिए घूम रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसके साथ लगी हुई है। आखिर वो क्या लगता है? पहले कोई कुछ नहीं लगता, सिर्फ अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ न कुछ लगने लगता है। पारस हिफाजती इंतजामात देखने के लिए महल के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहा था। उसने हवाना के भाई लारोश कबाना और सेक्रेटरी जोलियस से भी मुलाकात की। उन्हें यकीन दिलाया कि सुपर मास्टर की फौज जजीरे में नहीं आएगी। उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। सुबह होते ही वो तमाम मुसाफिरों के साथ वहां से चला जाएगा। हवाना ने उसे अपने भाई और सेक्रेटरी से ज्यादा गुफ्तगू का मौका नहीं दिया। ये कहकर उसे अलग ले आई कि मुसाफिरों को खिलाया पिलाया जा रहा है, आओ चलकर देख लो। फिर उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगी, क्या सुबह चले जाओगे? मेरे जाने से ये जजीरा सलामत रहेगा। तुम उल्टी बात कह रहे हो। तुम्हारे रहने से मुझे सलामती का यकीन होता है। ये तुम कह रही हो? जरा अपने भाई से पूछो। जब तक हम रहेंगे उसे सुपर मास्टर की तरफ से धड़का लगा रहेगा। अगर भाई कबाना ने तुम्हें यहां रहने को कहा तो रह जाओगे। मिस्टर कबाना वो कभी नहीं कहेंगे जो तुम चाहती हो। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर भाई ने रहने को कहा तो रहोगे? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे भाई ने मुझे यहां से जाने को कहा तो तुम मुझे जाने दोगी? हैं? वो इस सवाल पर गड़बड़ा गई। अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। कभी उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। हमेशा बहन की आंख से देखती और बहन के दिल से चाहती आई थी। ये सोचा ही ना था कि कभी महबूब की आंख से किसी को देखना और महबूबा के दिल से किसी को चाहना होगा। अगर इस चाहत पर भाई को एतराज होगा तो क्या होगा? ऐसे वक्त बहन के जज्बात हावी होंगे या महबूबा के बागियाना जज्बात भड़केंगे? पारस ने पूछा, क्या सोच रही हो? वो चौंक कर कहने लगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ तो सोच रही थी। हाँ, मैं शायद कुछ बदल गई हूं। जो शाम से पहले थी वो अब नहीं रही। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पागल बना रहे हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब यही है कि भाई कबाना मेरा दिल नहीं दुखाएंगे। मैं तुम्हारी मेजबानी करना चाहूंगी। वो एतराज नहीं करेंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दो। अभी अपने भाई से जाकर बोलो कि वो मुझे यहां रुकने के लिए कह दे। आओ मेरे साथ। नहीं, मैं इस कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं अभी गई और अभी आई। वो पारस को छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर भाई के कमरे में पहुंची। वो सेक्रेटरी से मौजूदा हालात पर गुफ्तगू कर रहा था। हवाना ने कहा,
पारस ने यकीन दिलाया है कि सुबह तमाम मुसाफिरों को ले जाने के लिए तैयारा आएगा। यहां से सब चले जाएंगे, लेकिन मैं पारस को यहां मेहमान बनाकर रखना चाहती हूं। कबाना ने कहा, ताज्जुब है तुम इतनी ज़हीन और मामला फहम हो कि यहां स्मगलिंग का खतरनाक धंधा संभालती हो, छटे हुए बदमाशों को काबू में रखती हो। हमारे तुम्हारे दिमाग में एक ही बात अहम होती है, और वो ये कि हमारा धंधा और जजीरा सलामत रहे। आज तुम उसे मेहमान बनाकर हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली बात कर रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मुंह में मेरी बहन हवाना की जबान बोल रही है। भाई, क्या तुम समझते हो कि कोई मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर मेरी जबान से बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल यही बात है। तुम अपने इख्तियार में नहीं हो। मैं 10 मिनट तक सांस रोक लेती हूँ। मेरे दिमाग में कोई नहीं आ सकता, जोलिस ने कहा। जवानी की टेलीपैथी सबसे खतरनाक होती है। ये टेलीपैथी पारस जानता है। सांस रोकने के बावजूद तुम्हारे दिल और दिमाग पर कब्जा जमा चुका है। यू शट अप। तुम बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हो, लारोश कबाना ने डांट कर कहा। हवाना, तुम जानती हो जोलिस हमारी फैमिली के एक मेंबर की हैसियत रखता है। तुमसे ज़हीन और तजुर्बेकार है, गुजरे हुए वक्त और हालात की नब्ज़ें टटोलना जानता है, और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारा होने वाला जीवन साथी है। ओ नो भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने मुलाजिम को जीवन साथी बनाऊंगी? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ अपने धंधे और जजीरे की सलामती को सोचता हूं। जोलिस हमारे एक एक राज से वाकिफ है। अगर तुम किसी दूसरे को जीवन साथी बनाओगी तो उसे भी राजदार बनाना होगा। तुम किसी को भी शौहर तो बना सकती हो, मगर राजदार नहीं बना सकती, क्योंकि शौहर बेवफा निकला तो उसे छोड़ सकती हो। राजदार ने बेवफाई की तो स्मगलिंग के धंधे समेत ये जजीरा दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा। इसलिए जज्बात से नहीं, अकल से बात करो। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर रुक गई। फोन की घंटी बजने लगी थी। सेक्रेटरी जोलिस ने स्पीकर ऑन करते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से नायब सुपरमास्टर की आवाज सुनाई थी। लारोश कबाना ने सेक्रेटरी से रिसीवर लेकर कहा, हेलो, मैं कबाना बोल रहा हूं। मिस्टर कबाना, हम पसपा हो रहे हैं। हमारा टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे जजीरे से वापस चला गया है। वहां कोई खून खराबा नहीं होगा। हवाना और जोलिस ये बातें सुन रहे थे और खुश हो रहे थे। कबाना ने भी खुश होकर कहा, हम आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे। वैसे आप हमारी हैरानी दूर करें। आपने अचानक इरादा क्यों बदल दिया और ये पसपा होने वाली बात क्यों कर रहे हैं? हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म दें। तुम एक खिदमत अंजाम दे सकते हो, इसके एवज जो मांगोगे वो मिलेगा। मुझे सुपर पावर की इमदाद मिले, इससे बड़ी बात और क्या होगी? हुक्म दें जनाब। जिब्रील और सोसाना को तेजाब से गला दो। ये तो पारस से दुश्मनी होगी। काम यूं भी हो सकता है कि दुश्मनी का पता ना चले। पारस किसी सबूत के बगैर तुम्हें इल्जाम नहीं देगा। तुम कोई सबूत छोड़े बगैर उनको गला कर नाबूद कर दोगे। इसके एवज लाखों डॉलर नकद अदा करने के अलावा 2 हेलीकॉप्टर और एक तैयारा दूंगा। जिस कदर जदीद हथियार चाहोगे वो तुम्हें मिलते रहेंगे। कबाना ने उसकी बातें सुनते हुए हवाना और जोलिस को देखा। हवाना ने इनकार में सर हिलाया। जोलिस ने इशारे में कहा, सोचकर जवाब दिया जाएगा। कबाना ने फोन पर कहा, मुझे कुछ सोचने की मोहलत दें। मिस्टर कबाना, वहां उनके लिए किसी वक्त भी तैयारा आ सकता है। सोचने में वक्त जाया करोगे तो वो दोनों पारस के साथ चले जाएंगे। बहरहाल मैंने बहुत बड़ी ऑफर दी है। मेरा काम हो जाएगा तो तुम्हें एक सुपर ताकत की पुष्ट पनाही हासिल हो जाएगी। फोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। कबाना ने रिसीवर रखकर बहन से पूछा, तुम्हें सुपर मास्टर की ऑफर पर एतराज क्यों है? वो कहने लगी, हम पेशे के एतबार से स्मगलर हैं, कातिल नहीं है। फिर पारस के दोस्तों को कत्ल करके फराद की फैमिली से दुश्मनी मोल लेना दानिशमंदी नहीं है। उनसे दुश्मनी करके खुद सुपर मास्टर सुकून से नहीं रहता है। हमारा सुकून तो बिल्कुल ही गारत हो जाएगा। जोलिस ने कहा, मिस हवाना की बातों में वजन है, लेकिन हमारी दुनिया के छोटे बड़े ममालिक किसी सुपर ताकत की सरपरस्ती के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और हमारा तो ये मुल्क नहीं है, एक नाखून बराबर जजीरा है। हमारे दाएं समत इटली, बाएं समत स्पेन है, और शुमाल में फ्रांस जैसा बड़ा मुल्क हमारे सर पर मुसल्लत रहता है। हम इन ममालिक के दबाव में रहते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक सुपर ताकत की सरपरस्ती हासिल हो जाए तो हमारे आसपास के ममालिक हमें खुश रखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने जजीरे को सुपर ताकत का फौजी अड्डा न बनने दें। मैं मिस हवाना से गुजारिश करूंगा कि वो सियासी चालों को अच्छी तरह समझकर सुपर मास्टर की पेशकश को कबूल कर लें। कबाना ने कहा, हम दोनों रोबोट्स को इस तरह फना करेंगे कि पारस हम पर कभी शुबा नहीं करेगा।
वो यही समझेगा कि दुश्मन ख्यालखानी करने वाले ने हमारी फौज के जवानों को आलाए कार बनाया होगा और उनके जरिए दोनों को तेजाब से गला दिया होगा। हवाना ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भाई से मोहब्बत करती हूँ, फिर जजीरे से मोहब्बत करती हूँ, पारस से भी जजीरे की सलामती के लिए दोस्ती चाहती हूँ। अगर ये यकीन है कि दोनों रोबोट्स को कत्ल करने से हालात नहीं बिगड़ेंगे और हम एक सुपर ताकत की सरपरस्ती हासिल करके फराद की फैमिली से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, तो मैं तुम दोनों से मुत्तफिक हूं। कबाना ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, पारस से हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। उनका एतमाद हासिल करने के लिए हम उसे मेहमान बनाकर रखेंगे। उसने खुश होकर भाई के गले में बाहें डाल दी। फिर कहा, इसीलिए तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूं। तुम किसी न किसी तरह मेरी हर बात मान लेते हो। वो मुस्कुराकर बोला, तुम पारस को यहां से ग्रीन कॉटेज में ले जाओ, उसे 2 घंटे से पहले महल की तरफ आने ना दो, बाकी काम हम कर लेंगे।